हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, एलटी, कला से महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022 एलटी और टीजीटी, पीजीटी, आर्ट की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न है, जो वीडियो है साथियों, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए साथियों। तो अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों जो टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, एलटी, नेट, जीआरएफ की तैयारी कला से कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करें साथियों। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? न कह रहा है कि कौन सा वो भारतीय चित्रकार है न जिसे सर्वप्रथम सबसे पहले पद्मश्री, कौन सा पुरस्कार साथियों? पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है या नवाजा गया है। तो प्रश्न का कहने का यही मतलब है कि वह कौन सा पहला चित्रकार है जिसे पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तो चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने साथियों, जिनमें है एम.एफ. हुसैन साहब को, सुधीर रंजन खस्तगीर को, जे स्वामीनाथन को या हैं वेंकटप्पा को। तो इनमें से किसे साथियों सबसे पहले भारतीय चित्रकार जिसे पद्मश्री से नवाजा गया था, तो कौन से चित्रकार हैं साथियों? तो चारों में से अगर देखा जाए जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे डी हो, वो क्या हो जाएगा साथियों? बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हैं सुधीर रंजन खस्तगीर। तो बी वाला बिल्कुल आंसर आपका सही होगा। सुधीर रंजन खस्तगीर को 1957 में कब मिला था साथियों? 1957 में 1957 में पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था न। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार चित्रकार के क्षेत्र में मिला था साथियों न। देखा जाए तो एक व्यक्ति को और पद्म पुरस्कार मिला था जिसे साथियों इनके बाद मिला था एम.एफ. हुसैन। अगले कौन है जो आपके एम.एफ. हुसैन साहब हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1996 में, 1966 में। कब इनको मिला था? एम.एफ. हुसैन साहब को, जो आपके ऑप्शन में पहले ऑप्शन पे हैं ए वाले में, एम.एफ. हुसैन साहब को तो 1966 में मिला था। सुधीर रंजन खस्तगीर को 1957। इसमें पूछा कि सबसे पहले किसे मिला था, तो सबसे पहले आपका सन से ही इस भी सही पता चल गया 1957 में। तो किसे मिला था सबसे पहले? सुधीर रंजन खस्तगीर को। तो इसलिए राइट आंसर आपका सुधीर रंजन खस्तगीर हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदरार चित्रकार है न? प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक, क्या कह रहा है? भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदरार के चित्रकार हैं न। भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदरार चित्रकार, उम्रदरार किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है पूछ रहा है, वो कौन से चित्रकार हैं? तो सतीश गुजराल हैं, मंजीत बाबा हैं उम्रदरार के सबसे ज़्यादा चित्रकार, या एम.एफ. हुसैन हैं, या तैयब मेहता हैं। तो सबसे उम्रदरार के जो चित्रकार हैं आपके कौन है साथियों? तो इसमें आपको बताना है, इस चारों ऑप्शन में से जो हैं आपके वो हो जाएंगे एम.एफ. हुसैन साहब। कौन हो जाएंगे मित्रों? एम.एफ. हुसैन साहब जो सबसे उम्रदरार के चित्रकार इन चारों में से हैं साथियों न, जो भारतीय आधुनिक कला के सर्वाधिक उम्रदरार चित्रकार की श्रेणी में गिने जाते हैं न। देखा जाए यहाँ इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो एम.एफ. हुसैन माने गए हैं। कौन माने गए हैं साथियों? इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने की बात है कि इस प्रश्न में सबसे उम्रदरार के जो चित्रकार माने गए हैं वो आपके एम.एफ. हुसैन जी माने गए हैं। कौन माने गए साथियों? एम.एफ. हुसैन जी माने गए हैं, जो 90 वर्ष के हैं न। एम.एफ. हुसैन जो 90 साल के। और देखा जाए कि भारतीय आधुनिक कला में सर्वाधिक उम्र के जो चित्रकार हैं वो सतीश गुजराल जी भी हैं, और जिनका वर्ष कितना है? 89 वर्ष है। कितना 89 साथियों है? 89 वर्ष। और उसके बाद कौन है आपके? एम.एफ. हुसैन साहब। तो यहाँ पे आपका जो होगा 90 वर्ष की उम्र में
कौन आ रहे हैं? एम.एफ. हुसैन साहब, जिनका 90 वर्ष है। और जो सतीश गुजराल हैं ये 89 के हैं। कितने साथियों? 89 वर्ष के हैं। तो एम.एफ. हुसैन यहाँ पे 90 वर्ष ज़्यादा हो रहे हैं साथियों, तो इसलिए सबसे उम्र दरार के चलते एम.एफ. हुसैन यहाँ माने जाएंगे साथियों न। एम.एफ. हुसैन चित्र थे, इनका जो जन्म था एम.एफ. हुसैन के साथियों 17 सितंबर 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1951 को एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था। 17 क्या है साथियों? 17 सितंबर 17 सितंबर 1915 को एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था साथियों। इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 जून 2011 को हुई थी। यह भी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, तो 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म था 17 सितंबर 1915 को होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और ऊपर में जो आपके सतीश गुजराल जो 89 वर्ष के हैं साथियों, इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था साथियों सतीश गुजराल का जन्म? 25 दिसंबर 1925 को। तो चलते हैं यहाँ पे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला है आपका महान स्फिंक्स अवस्थित है। कह रहे कि जो महान स्फिंक्स है कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर अवस्थित है साथियों? महान स्फिंक्स तो कहाँ पे है ये अवस्थित न? तो सस्करा में, गीजा में, लश्कर में या आसूआन में। तो महान स्फिंक्स कहाँ अवस्थित है? तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो महान स्फिंक्स साथियों न ग्रेट स्फिंक्स या महान स्फिंक्स, जिसे मिस्र में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा में क्या हुआ था, एक चूने की पत्थर की मूर्ति है। महान स्फिंक्स क्या है? ये नील नदी के पश्चिम मिस्र में है ये, जहाँ है नील नदी के पश्चिम तट पर है। गीजा में एक चूने के पत्थर की मूर्ति है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, गीजा में। तो महान स्फिंक्स कहाँ है? गीजा में। गीजा कहाँ है? मिस्र में है, और नील नदी के पश्चिमी तट पर है साथियों न। यह जो मूर्ति है पत्थर की है, जिसका शरीर सिंह के समान है, तथा शरीर तो जो है सिंह के समान है, अब मुंह जो है स्त्री की भांति बनाया गया, स्त्री की तरह इसका मुंह बनाया गया है, मुख या मुंह, और शरीर जो है शेर की तरह है। तो कहाँ है महान स्फिंक्स? गीजा में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूले रुज क्या था न? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी जितने भी प्रश्न हैं साथियों सब आज के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपको सीखने समझने का मिलेगा साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो अच्छे प्रश्न हैं। मूले रुज क्या था साथियों? तो अब देखिए मूले रुज क्या पूछ रहा है। मूले रुज क्या था? तो चित्र है, कला संस्था है, मद्यालय है, या आपका है नाटक गृह। तो मूले रुज क्या है? तो चारों में से देखिए क्या है। तो मूले रुज जो थी साथियों ये क्या था? मूले रुज एक मद्यालय था। क्या था साथियों? ये एक मद्यालय था मूले रुज। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा वो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों ना। यह पेरिस में स्थित है। मूले रुज कहाँ साथियों? यह पेरिस में स्थित है, या पेरिस में है, और यह एक प्रकार का मद्यालय है ना। इसकी स्थापना देखा जाए साथियों तो 1889 में चार्ल्स जिडलर जोसेफ ओलर ने किया था। कौन किया था साथियों? 1889 में 1891 में कौन किए थे? कौन किए थे साथियों? चार्ल्स जिडलर तथा जोसेफ ओलर ने किया था। यह मूले रुज क्या है? एक मद्यालय है जिसे बार कहा जाता है। अगला है आपका भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे चित्रकारी की है? कारक भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है? तो देखिए कौन से प्रधानमंत्री थे जो भारत के थे और वो चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं ना। बात किसका का? प्रधानमंत्री कहाँ के थे? भारत के थे। क्या करते थे? चित्रकारी करते थे, इसी के लिए जाने जाते हैं। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, पीवी जी थे, या पीवी नरसिम्हा राव जी थे, या आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो कौन थे जो साथियों चित्रकारी के क्षेत्र में जिन्हें जाना जाता है या चित्रकारी करते थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों
वो आपका सही आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा साथियों? बी। पी.बी. सिंह। पी.बी. सिंह जो थे साथी, ये चित्रकारी के क्षेत्र में जाने जाते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे साथियों न। अब ये नहीं है, ये इन्हें भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहा जाता है। अगर देखा जाए तो स्वर्गीय भी कहा जाता है। स्वर्गीय पी.बी. सिंह थे जो चित्रकारी के क्षेत्र में जाने जाते थे साथियों न। एक कलमकारी के एक अच्छे फोटोग्राफर के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। ये एक अच्छे प्रकार से क्या थे? फोटोग्राफर थे न। कैमरा शिकारी के रूप में शुरू हुआ था। एक कैमरा शिकारी के रूप में अपने फोटोग्राफर की शुरुआत किए थे साथियों। और साथ साथ में फूलों का दृश्य, जानवर, लोगों एवं भूदृश्य का भी चित्र ये प्रस्तुत किए थे साथियों। तो अगला है आपका, काइटेकाम्ब का संबंध किस कला से है? कह रहा है कि जो काइटेकाम्ब है इसका संबंध किस कला से है ना। तो प्रश्न को देखिए, काइटेकाम्ब क्या है? काइटेकाम्ब का संबंध किस चीज़ से है? तो ना, तो यहाँ देखिए, मुस्लिम कला से है, ईसाई कला से है, बौद्ध कला से है या यूनानी कला से। तो काइटेकाम्ब का जो संबंध है किस कला से है? तो काइटेकाम्ब का जो संबंध था साथियों, अगर देखा जाए तो ये ईसाई कला से माना जाता है। काइटेकाम्ब का संबंध जो है इस कहाँ से था? ईसाई कला से मित्र था। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ईसाई कला से है। ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र रोम की भूमिगत समाधि तथा गुफाओं पे ही सबसे पहले देखने को मिलते हैं साथियों, जिसमें अंगूर के गुच्छे बने थे, पत्तियाँ थीं, फल थे, पक्षी थे आदि चित्र ईसाई काल से ही मिलते हैं। अगला है आपका, चित्रकारों के नामों का उनके चित्रों के साथ सुमेल कीजिए। कह रहा है कि कुछ चित्रकार के नाम दिए गए और उनके कुछ चित्र हैं जिन्हें उन्हें सुमेलित करना है, उनको मिलान करना है। तो देखिए, जिनका मिलान करिए, जैसे कौन कौन सा चित्र हो जाएगा आपका? जैसे अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र था? तो किससे मिलान करेंगे ना? तो एक तरफ चित्रकार हैं और दूसरी तरफ उनसे चित्र संबंधित जो चित्र बनाए हैं ना। तो चित्रकार देखिए इधर हो जाएंगे आपके, जैसे अमृता शेरगिल हो गए, नंदलाल बोस हो गया, अवनीनाथ टैगोर हो गए, विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए। ये तो चित्रकार हो गए, उनके द्वारा चित्र बनाए गए हैं वो इस साइड में है, देखिए इस साइड में। तो यहाँ पे देखिए आपका, जैसे अमृता शेरगिल के चित्र से आप मिलान करिए। तो अमृता शेरगिल द्वारा जो चित्र बनाया गया था साथियों, वो क्या है इसमें से? तो इसमें मिलाइए। तो अमृता शेरगिल द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो दूसरा नंबर हो जाएगा, द बनाना सेलर, केला बेचने वाला। ये अमृता शेरगिल है। दूसरे पे आ जाएगी आपका नंदलाल बोस द्वारा जो चित्र बनाया हुआ है उसका मिलान कीजिए। तो ये तीसरे पे आ जाएगा नटीर पूजा। नंदलाल बोस द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो क्या था? नटीर पूजा। अब तीसरे पे आ जाएगी, जैसे सी पे अवनीनाथ टैगोर द्वारा जो चित्र बनाया गया है उस चित्र का मिलान कीजिए। तो इसमें से हो जाएगा आपका उमर खयाम श्रृंखला ए हो जाएगा, मतलब चौथे से मिलान हो जाएगा। लास्ट में आइए विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा जो चित्र बनाया गया था साथियों वो था मध्यकालीन संत। क्या था साथियों? आपका मध्यकालीन संत। तो इसलिए इनका जो मिलान होगा ये सबसे ऊपर वाले में चला जाएगा, मध्यकालीन संत में। तो इस प्रकार से आपका हुआ मिलान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों ना, वो आपका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? बी वाला आपका इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हमने मिलान से संबंधित कुछ चलाया था। तो यहाँ पे इनसे देखेंगे तो इस प्रकार में जो आपका हो जाएगा, तो ये मिलान थे। अगला है आपका, अगला है रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई न। कार्य मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके द्वारा न जो चित्र की पहली प्रदर्शनी की गई थी, कहाँ की गई थी न? तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, कहाँ की गई थी आयोजित सबसे पहले? तो बर्लिन में, पेरिस में, कलकत्ता में या लंदन में। तो रविंद्रनाथ के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी साथियों, वो इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया, जो सबसे बेस्ट आंसर है आपका पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? पेरिस में। तो रविंद्रनाथ चित्रों की जो सबसे पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी वो पेरिस में लगाई गई थी ना। कब लगाई गई थी?
1930 में। कब लगाई गई थी साथियों? 1930 में पिगाल गैलरी में आयोजित की गई थी। या कहाँ लगाई गई थी? पिगाल गैलरी में साथियों ना। इनके जो चित्रों की बिक्री हुई थी यूरोप और अमेरिका में भी इनके चित्रों की खूब खरीदारी हुई थी। इसी के साथ साथ इनके जो बाद में प्रदर्शनियाँ की गई, सबसे पहले जो प्रदर्शनी थी वो पेरिस में थी। बाद में जो प्रदर्शनियाँ इनकी लगाई गई, लंदन में लगाई गई थी, बर्लिन में लगाई गई थी, न्यूयॉर्क में लगाई गई थी, मॉस्को में भी इनके सब प्रदर्शनियाँ साथियों लगाए गए थे ना। 1932 में अगर देखा जाए तो इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी थी वो कलकत्ता में भी लगाई गई थी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसी के साथ साथ इनकी जो पहली प्रदर्शनी लगाई थी पेरिस में, उसके बाद जो प्रदर्शनियाँ लगी लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क तथा मॉस्को तथा भारत के कलकत्ता जैसे शहर में भी लगाई गई थी इनकी प्रदर्शनियाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आज का प्रश्न, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? कह रहा है कि मनुष्य द्वारा निर्मित न मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मीन्स पुराना स्थापत्य कौन सा है? द रेंडियर था, द वीनस ऑफ विंडॉल्फ था, द हेड ऑफ वार्क था, द डांसिंग गर्ल था। जो मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य है वो कौन सा है इसमें से? तो इसमें अगर देखा जाए साथियों तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ था ना। द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ जो था एक स्त्री की मूर्ति है साथियों। क्या है ये? एक स्त्री की मूर्ति है जिसका निर्माण जो है साथियों 28 ईसा पूर्व से लेके 25 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। कब किया गया था साथियों? 28 ईसा पूर्व से लेके 25 ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था साथियों ना। अगर देखा जाए द डांसिंग गर्ल की, तो द डांसिंग गर्ल की जो समय था 25 ईसा पूर्व के ही आसपास या बाद में ही बताई जाती है साथियों। इसमें से अगर देखा जाए द डांसिंग गर्ल है ऑफ वर्क न। तो डांसिंग गर्ल का जो समय था इसमें मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको समझना तो न। तो जो स्त्री की जो मूर्ति वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, इसका जो समय था कितना था साथियों? 2800। कितना था साथियों? 2800, 30 रहेगा। 2800 न, या 28,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व में। उसके बाद ऑफ वर्क न, द हेड ऑफ वर्क का जो स्थापना था कितना था समय? 3100 में, 31 ईसा पूर्व। सभी ईसा पूर्व है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और द डांसिंग गर्ल का 25 ईसा पूर्व। क्या था डांसिंग गर्ल का? 25 ईसा पूर्व। और सभी क्या है? ईसा पूर्व है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है आपको, ईसा पूर्व है। तो यहाँ पे आपका ये सबसे पहले बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? श्री आर के लक्ष्मण जो है किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वास्तुकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में या उपन्यासकार के रूप में? तो श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं साथियों? तो यहाँ आपको जो देखना है किस रूप में प्रसिद्ध हैं श्री आर के लक्ष्मण। तो ये जो थे साथियों, अगर चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, ये वास्तुकार थे, कार्टूनिस्ट थे, उपन्यासकार थे या आंतरिक सज्जाकार थे। तो क्या थे साथियों श्री आर के लक्ष्मण जी? तो ये अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो थे कार्टूनिस्ट थे। क्या थे साथियों श्री आर के लक्ष्मण जी? कार्टूनिस्ट कार थे साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? कह रहे कि इनमें से जो प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार हैं वो कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। BNR थे, मदन लाल नागर थे, PC लिटिल थे या RK लक्ष्मण जी थे। तो कौन थे साथियों जो व्यंग्य चित्रकारी से संबंधित थे या व्यंग्य चित्रकार बनाते थे साथियों? तो कौन थे इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो RK लक्ष्मण थे आपके साथियों, जो डी वाला आंसर है यही थे आपके, जो क्या थे? एक व्यंग्य चित्रकार थे RK लक्ष्मण। तो RK लक्ष्मण जो थे कार्टूनिस्ट और व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं साथियों न। हास्य रस लेखक भी ये थे और व्यंग्य चित्रकार के साथ कार्टूनिस्ट चित्रकार भी थे साथियों। इन्हें पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है साथियों। कौन से पुरस्कार? पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी पुरस्कार इन्हें मिला है। RK लक्ष्मण का अगर देखा जाए साथियों, जो जन्म हुआ था 1924 में हुआ था मैसूर में। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म साथियों? जन्म इनका 1924 में। कब हुआ था साथियों? 19 है
काट दिए 1924 में। 1924 मैसूर में हुआ था इनका जन्म साथियों। मृत्यु इनकी जब हुई थी 2015 में। मृत्यु कब हुई थी? 2015 में। समय क्या था? 26 जनवरी था। क्या था साथियों? इनकी मृत्यु का जो समय था 26 जनवरी 2015 को पुणे महाराष्ट्र में हुई था। और जन्म जो था 1924 को मैसूर में हुआ था साथियों। ना ये बाल ठाकरे के साथ, जैसे बाल ठाकरे भी कार्टूनिस्ट थे उसी प्रकार से आर.के. लक्ष्मण भी कार्टूनिस्ट थे और साथ साथ ही चित्रकारी करते थे साथियों। अगला है आपका ऐसे नेता का नाम बताइए जिन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट चित्रकार के रूप में शुरू किया है। ऐसे नेता कौन थे जो अपना जीविका प्रारंभ किए एक कार्टूनिस्ट चित्रकार के रूप में? तो वो कौन है? आर.के. लक्ष्मण हैं, बाल ठाकरे हैं, पी.वी. सिंह है, आई.के. गुजराल है। तो कौन से ऐसा नेता चित्रकार थे जिन्होंने अपना जीविका जो है कार्टूनिस्ट चित्रकार के रूप में स्टार्ट किया, यानी कि कार्टून बनाकर ना? तो जितने भी प्रश्न साथियों आपके सभी प्रश्न अच्छे हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाल ठाकरे साहब थे जिन्होंने चित्रकारी, अपनी जीविका जो है कार्टूनिस्ट चित्रकारी के साथ साथ प्रारंभ किए थे साथियों। अगला है आपका, अगला प्रश्न है सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ पर है? ना सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो भी हाल में, मतलब ये जो प्रश्न है साथियों ये 2003 का प्रश्न है। तो पूछा जाता है उस समय ध्वस्त की थी तो ये कहाँ पर थी साथियों? 2003 की बात है, 2003 प्रश्न में पूछा गया था। तो काबुल में है, कुंदल में है, बामियान में है या कैसर में है ना? तो 2000 पीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो उस समय की बात कर रहा है प्रश्न में। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति थी जो हाल में ध्वस्त की गई थी। अभी इस हाल की बात नहीं कर, 2003 की बात कर रहा है उस समय। तो वो कहाँ थी? तो ये जो देखा जाए चारों में तो बामियान शहर में थी साथियों सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति, जो उस समय 2003 में नष्ट की गई थी। बामियान में स्थित तत्कालीन तालिबान नेता जो था मुल्ला मोहम्मद उमर के आदेश पर इसे 2001 में नष्ट करा दिया गया था। कब नष्ट किया गया था साथियों? 2001 में। 2001 में नष्ट कराया गया था। 2003 परीक्षा में पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा में ना। तालिबान का नेता था मुल्ला मोहम्मद उमर, उसी के आदेश पे से नष्ट करा दिया गया था। इसका जो निर्माण किया गया था साथियों बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति का गांधार कला शैली में हुआ था। किस शैली में था? गांधार कला शैली में। अगला है आपका किस वेद में चमड़े पर, कह रहा है कि किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता, किसके? अग्नि देवता के चित्र बने हुए मिले हैं। तो कह रहा है कौन सा वो वेद है? जैसे 4 वेद बताए गए, तो कौन सा वेद है जिसमें चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र बनाए थे? अथर्ववेद में, यजुर्वेद वेद में, सामवेद वेद में या ऋग्वेद वेद में? किसमें, ऋग्वेद में किसमें बना है साथियों चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र बने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में ही चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र बनाए हुए मिलते हैं साथियों ना। इसमें इसलिए बनाया हुआ मिलता था क्योंकि चमड़े पर बना हुआ जो अग्निदेव का था उसको लपेट कर आसानी से रख दिया जाता था। इसमें भृगु ऋषि के वंशजों की लकड़ी के काम में दक्ष बताया गया है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता की चैत्य गुफा थी, कह रहे कि अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो कैसी गुफा थी, किस काम में थी? चैत्य का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो गुफा कैसी गुफा थी? पूजा उपासना का स्थान था वो गुफा, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बताया जाता है, स्नान स्थल बताया जाता है या आमोद प्रमोद का स्थान था? तो अजंता की जो चैत्य गुफा थी साथियों वो इससे क्या संबंध है? चैत्य का यहाँ कहने का मतलब चैत्य गुफा, चैत्य से क्या मतलब है कहने का? इनका मतलब कि जो चैत्य से इसका क्या था? तो चैत्य जो होता है पूजा उपासना का क्या होता है? एक स्थान होता है बौद्ध धर्म से। तो इसलिए यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो यही प्रश्न पूछने का मतलब है। चैत्य का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो चिता संबंधी शव दाह होता है। चैत्य का मतलब होता है
शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी शव दाह, यानी बौद्ध के जो अस्थियाँ जो थी तो वही दफनाए गए थे, वहीं पर उनकी क्या होते थे पूजा किया जाता था साथियों ना। तो इसे स्तूप भी कहा जाता है। चैत्य का मतलब क्या होता है, स्तूप भी होता है साथियों। ये जो मिट्टी का एक टीला होता था अब आधुनिक काल में पत्थर उत्थर के बन जाते हैं। तो ये था आपका चैत्य, जिसे पूजा उपासना कहा जाता है साथियों। अगला है आपका निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कहा है कि जो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र है किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है साथियों ना। तो ललित कला प्रशिक्षण के लिए, हस्त कौशल के लिए, फैशन तकनीक के लिए, सिरेमिक के लिए। तो ये आज के और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि साथियों सभी प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। आप लोगों के जो कमेंट आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। कोई बताता है सर मेरा इतने में से इतना सही है, इतने में से इतना सही है, तो हम लोगों को बहुत खुशी और हर्ष होता है साथियों कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है एक ऑनलाइन क्लास के साथ। तो निफ्ट शैक्षणिक जो केंद्र साथियों किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो इसमें जो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र है साथियों यह फैशन तकनीक में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी क्वेश्चन ना। तो निफ्ट की जो स्थापना हुआ था साथियों, अगर देखा जाए तो शैक्षणिक केंद्र फैशन तकनीक में जो कार्य कर रहा है, इसका जो स्थापना वर्ष था 1986 में था। कब था साथियों, 1986 में निफ्ट शैक्षणिक केंद्र की स्थापना हुई थी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ये वस्त्र मंत्रालय निफ्ट जो है शैक्षणिक फैशन तकनीक में आता है, तो वस्त्र मंत्रालय के अधीन होता है साथियों भारत सरकार के ना। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। प्रश्न जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों और लाइक कर लें। और जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले मित्रों, साथियों, बहनों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।